ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईडोगोनियम है, वंश ईडोगोनियम। ये टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर ईडोगोनियम की संरचना एवं उसके जीवन चक्र की बात करेंगे। ईडोगोनियम, और जैसा नाम से हम बात कर सकते हैं कि ईडो और गोनियम दो वर्ड है, इसके अंदर दो ग्रीक वर्ड यूज किए गए हैं। पहला है आपके ईडोस और दूसरा है आपका गोनियम। ईडोस का अर्थ होता है सोलन या फूला हुआ, SWOEEN, सोलन फूला हुआ। और गोनियम इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली हम बात करें उगोनियम या अंडधानी की, तो इसके अंदर, इस वंश के अंदर जो अंडधानी होती है वो फूली हुई या गोलाकार दिखाई देती है, इसीलिए इस वंश का नाम रखा गया है ईडोगोनियम। ईडोगोनियम के वर्गीकरण की बात करें कि इसको हमने वर्गीकरण में कहाँ पर रखा है, तो हम बात करें वर्गीकृत स्थिति की, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ईडोगोनियम। तो हमने इसको क्लास क्लोरोफाइसी या वर्ग क्लोरोफाइसी के अंदर रखा है। क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स की बात करें जो इस वंश में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस वंश को हमने क्लोरोफाइसी में रखा है। तो हम ये बात करें कि इसमें जो वर्णक हैं, ये पिगमेंट हैं, वो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च पाया जाता है। इसके अंदर कशाबिकाओं की बात करें तो बाइफ्लैजिलेटेड, द्विकशाबिक, आइसोकोंडी, समकशाबिक, इक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला, मतलब हम ये कहें कि दोनों जो कशाबिकाएँ पाई जाती है वो समान लंबाई की होती है। इसके अलावा इसमें लैंगिक जनन जो पाया जाता है वो आइसोगेमस, समयुग्मकी, एन आइसोगेमस, असमयुग्मकी, उगेमस, विषमयुग्मकी, तीनों प्रकार के लैंगिक जनन आपको इसमें मिलेंगे। इसलिए इस ईडोगोनियम वंश को हमने क्लोरोफाइसी के अंदर वर्गीकृत किया है। गण ईडोगोनियल्स के अंदर रखा गया है और कुल ईडोगोनियसी हैं। कुल ईडोगोनियसी के अंदर 3 वंश रखे गए हैं। पहला है आपके ईडोगोनियम, दूसरा है ईडोक्लेडियम और तीसरा है बल्बोकीट। तो हम यह बात कर रहे हैं ईडोगोनियम। प्राप्ति स्थान या ऑकरेंस की बात करें कि कहाँ पर ईडोगोनियम पाया जाता है, तो ईडोगोनियम एक अलवण जलीय तंतुल शैवाल हैं, फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गी हैं। इसकी लगभग 400 जातियां हैं जो प्राय स्थायी जल कुंडों के शांत जल में पाई जाती हैं। इनके तंतु किसी ठोस अधोस्तर अथवा निमग्न संवहनी पौधे, सबमर्ज वैस्कुलर प्लांट पर एक विशिष्ट रंगहीन आधारीय कोशिका द्वारा जुड़े रहते हैं। इसकी कुछ जातियां जैसे ईडोक्लेडियम, ईडोगोनियम टेरेस्ट्रिस और ईडोगोनियम रंधावी स्थलीय हैं जो नम मिट्टी में उगती हैं। तो ये दो जो स्पेसीज हैं, ये दो जातियाँ हैं, ईडोगोनियम टेरेस्ट्रियस और ईडोगोनियम रंधावी, जो टेरेस्ट्रियल है। भारतवर्ष में ईडोगोनियम की 200 जातियाँ हैं, जिनमें से ईडोगोनियम एरियोलेटम, ईडोगोनियम आर्मीजेरम, ईडोगोनियम कार्डिएकम, ईडोगोनियम एस्टर व ईडोगोनियम एलिगेंस प्रमुख हैं। थैलस संरचना, या हम सुकाय की संरचना की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, ईडोगोनियम का थैलस बेलनाकार कोशिकाओं से निर्मित अशाखित तंतु हैं। तो ये ईडोगोनियम जो हमारा है वो एक फिलामेंटस एल्गी है, और फिलामेंटस में भी हम अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, तब ये अशाखित या अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी हैं। इसमें कोशिकाएं एक पंक्ति क्रम में व्यवस्थित होती हैं। यूनिसीरिएट मतलब एक ही पंक्ति में कोशिकाएं व्यवस्थित होकर और एक तंतु का निर्माण करती हैं। इसकी आधारीय रंगहीन कोशिका स्थापनांक का कार्य करती हैं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इस वंश के अंदर जो श्रम विभाजन है या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका होती हैं वो अलग होती हैं, और इसकी जो आधारीय कोशिका होती है वो रंगहीन होल्ड फास्ट के रूप में कार्य करती हैं। इस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, अर्थात हम बात करें कि जो आधारिक कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसके कारण ये रंगहीन दिखाई देती हैं।
तथा इसका समीपस्थ छोर एक चपटे बिंब अथवा अंगुलियाकार प्रवर्ध फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में विभेदित होता है। तो ये जो हम प्रॉक्सिमल एंड की बात करें या समीपस्थ छोर की बात करें, जो बिंब के रूप में या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में दिखाई देता है। और डिस्टल एंड पे हमने जैसे पहले बात की कि आधारीय रंगहीन कोशिका पाई जाती है, जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। स्थापनांग द्वारा तंतु अधोस्तर पर चिपका रहता है। तो ये जो सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स हैं उसके ऊपर चिपका रहता है या किसी सबस्ट्रेट पे चिपका रहता है। तंतु की दूरस्थ कोशिका सदैव चौड़ी, गोल, लंबाग्र अथवा रोमिल प्रवर्ध के रूप में पाई जाती हैं। इस प्रकार की संरचना को तंतु को हम शिखाग्र आधारीय ध्रुवता प्रदान करती हैं। एपिकल बेसल पोलरिटी प्रदान करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि एपिकल सेल अलग है इसके अंदर और बेसल सेल अलग है, इसलिए एपिकल बेसल पोलरिटी शिखाग्र आधारीय ध्रुवता इस वंश में देखने को मिलती है। कोशिका संरचना की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर इडोगोनियम की कोशिकाएं बेलनाकार तथा दीर्घित होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और एलोंगेटेड होती हैं। स्थापनांग को छोड़कर सभी कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो होल्ड फास्ट को हम छोड़ दें तो बाकी सभी कोशिकाओं के अंदर हम सेल वॉल देखते हैं। ये 3 परतों में विभेदित होती है। तो इसकी कोशिका भित्ति के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। बाह्य परत काइटिन की बनी होती है, मध्य परत इसके अंदर पैक्टिन की तथा आंतरिक जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है। तंतुओं की सतह पर श्लेष्मीय आवरण नहीं पाया जाता है। सेलुलोज की परत से संलग्न कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है जिसे कोशिका धृति या प्राइमोर्डियल अट्रिकल कहते हैं। कोशिका के केंद्र में कोशिका रस सेल सैप से भरी एक वृहत रसदानी वैक्यूल पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में एक जालिकावत क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ हम ये देखें कि जो हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, इसमें रेटिकुलेट या जालिकावत होता है, जो एक जाल के रूप में संपूर्ण कोशिका में फैला होता है। क्लोरोप्लास्ट में अनेक पायरिनोड पाए जाते हैं जो प्राय जालिका के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन पर स्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट जालिका के बीच स्थित होता है। इडोगोनियम के तंतु का एक मुख्य लक्षण इसकी एक अथवा अधिक कोशिकाओं के दूरस्थ छोर डिस्टल एंड पर विशिष्ट अनुप्रस्थ पट्टियों की उपस्थिति है। इन्हें शिखाग्र कैप, एपिकल कैप कहते हैं। तंतु की शिखाग्र कैप युक्त कोशिकाएं कैप कोशिका कहलाती हैं। तो ये इसकी संरचना की बात थी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में कि जो इसकी शीर्षस्थ कोशिका हैं वो आप ये देखें शीर्षस्थ कोशिका है, जो अंगुलियाकार प्रवर्ध के रूप में शीर्षस्थ कोशिका हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से एक उत्तल संरचना के रूप में दिखाई देती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई देती है और अलग दिखाई देती है। इसके अलावा जिसकी हमने बात की वो आच्छादित कोशिकाओं की बात की या कैप सेल्स की बात की। तो ये आप देखें जो कोशिका होती है और उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है या ऊपर का जो सिरा होता है उस पर आपको ये पट्टी नुमा संरचनाएं पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं हेमिसेलुलोज के, जिसको हम कैप सेल्स कहते हैं। इन कैप सेल्स की गणना के आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कोशिका कितनी बार विभाजित हुई हैं। अगर किसी कोशिका के ऊपरी सिरे पर अगर एक कैप सेल है इसका मतलब ये कोशिका एक बार विभाजित हो चुकी है, 2 हैं तो वो 2 बार विभाजित हो चुकी हैं, 3 हैं तो 3 बार विभाजित हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कैप सेल की क्या उपयोगिता है, ये कैप सेल का क्या रोल है, इसके अंदर कैप सेल किसकी बनी होती है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उगोनियम है, आप देखें फूला हुआ उगोनियम, और इसके ऊपर भी आप देखें कैप सेल्स दिखाई दे गई हैं। और उगोनियम के अंदर एग न्यूक्लियस हैं जिसके नीचे एक सपोर्टिंग सेल है और इसके जस्ट नीचे आप देखें चेन ऑफ एंथ्रीडिया है। तो ये स्पीसीज अगर इडोगोनियम की बात करें हम तो ये आपके मोनोसियस हैं, उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी हैं, जिसके अंदर आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम या पूंधानी, तो अंडदानी और पूंधानी एक ही तंतु में आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम नीचे की साइड में जिसकी बात कर रहे थे वो होल्ड फास्ट है, जो अंगुलियाकार प्रवर्ध के रूप में
पाया जाता है, अटैचमेंट डिस्क के रूप में पाया जाता है। तो ये होल्ड फास्ट है। जो कलरलेस सेल है इसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये कोशिका की संरचना है जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कैप सेल्स हैं और बाहर की तरफ सेल वॉल है। सेल वॉल 3 लेयर की बनी है, आउटर काइटिन, मिडल पैक्टिन एंड इनर सेलुलोजिक सेल वॉल, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो रेटिकुलेट या जालिकावाद पाया जाता है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग होती हैं जालिकाएँ वहाँ पर आपको पायरिनोइड दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आप ये देखें कि जो सेल है, ये कोशिका है, उसकी पार्श्व भित्ति के समीप पाया जाता है चिपका हुआ। वृद्धि एवं कोशिका विभाजन की बात करें, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ईडोगोनियम में तंतु की वृद्धि अंतर्वेशी इंटरकैलरी कोशिकाओं के विभाजन से होती हैं। तो बीच की जो कोशिकाएं होती है इसमें एपिकल सेल जो शीर्षस्थ कोशिका है और आधारीय कोशिका है। यद्यपि स्थापनांग तथा कुछ जातियों में शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर तंतु की सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, परंतु विभाजन प्राय केवल कुछ ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि होल्ड फास्ट और एपिकल सेल को छोड़कर जो इंटरकैलरी सेल्स हैं, बीच की सेल्स हैं, उन कोशिकाओं के अंदर और विभाजन की क्षमता पाई जाती है। उसमें भी कुछ लिमिटेड सेल्स के अंदर ये देखा गया है। विभाजित कोशिका की बात करें, और विभाजित कोशिका के शिखाग्र पर कैप पाई जाती हैं तथा किसी भी कोशिका में शिखाग्र कैप की संख्या उस कोशिका में हुए विभाजनों की संख्या दर्शाती है। कोशिका विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित चरण प्रमुख हैं। तो हम ये देखें कि इसमें जो कोशिका विभाजन है वो किस प्रकार से होता है। कोशिका जैसे ही कोशिका विभाजन अवस्था में प्रवेश करती है, इसका केंद्रक पार्श्व स्थिति से कोशिका के केंद्र पर आ जाता है तथा फिर ये कोशिका के शीर्ष की ओर अग्रसित होता है। तो हम ये देखें कि जैसे हमने बात की थी कि ये जो न्यूक्लियस है वो पार्श्व में है, लेकिन ये विभाजन की अवस्था में सेंटर में आके और ऊपर की दिशा में अग्रसर होता है। केंद्र के विभाजित होने से पूर्व कोशिका में ऊपरी पट सेप्टम के समीप पार्श्व भित्ति में एक छल्ले या रिंग का निर्माण होता है। यह छल्ला कोशिका भित्ति के समान 3 परतों में विभेदित होता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ये कोशिका विभाजित होने वाली है, यहाँ पर 2 छल्ले बन रहे हैं। आप ये देखें, इधर और एक इधर। तो ये छल्ले भी 3 परतों के बने होते हैं, आउटर काइटिन, मिडल पैक्टिन और इनर सेलुलोजिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इन छल्लों के निर्माण की बात भी। छल्ले के आकार में निरंतर वृद्धि होती है। इसी के साथ ही केंद्रक में सामान्य समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। इस प्रकार निर्मित 2 संतति केंद्रकों के बीच एक मुक्त पट फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण होता है। ये पट सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। तो ये देख सकते हैं हम डायग्राम के अंदर कि जो यहाँ पर बीच के अंदर पट का निर्माण होता है माइक्रोट्यूबुल से, और ये जो केंद्रक था वो 2 केंद्रकों के अंदर विभाजित हो जाता है और माइटोसिस समसूत्री विभाजन के साथ में। इस अवस्था में छल्ले के सम्मुख स्थित कोशिका भित्ति की बाह्य एवं मध्य परत टूट जाती है तथा छल्ले का अनुदित दिशा में विस्तार होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बेलनाकार संतति कोशिका का निर्माण होता है। मुक्त पट के ऊपर स्थित संतति केंद्रक उस कोशिका में आ जाता है। तो आप यहाँ देखें डायग्राम के अंदर कि जो छल्ला बन रहा था उसके आउटर और मिडल मध्य भित्ति फट जाती है और इस छल्ले का अनुदैर्ध्य दिशा में लॉन्गिट्यूडिनस एक्सिस पे, अनुदैर्ध्य अक्ष पे इसका विस्तार होता है। इसके साथ में हम ये देख सकते हैं कि जो ये संतति केंद्रक है, तो ये संतति केंद्रक ऊपर की तरफ विस्तारित होता है, ऊपर की तरफ अग्रसित होता है। इसी के साथ में जो सेप्टम बन रहा था माइक्रोट्यूबुल से, ये भी ऊपर की तरफ इसके अंदर दिखाई देता है, ऊपर की ओर जाता हुआ।
मुक्त पट के ऊपर स्थित संतति केंद्रक इस कोशिका में आ जाता है। तो हमने ये देखा कि जो पट बना है उसके ऊपर वाला जो संतति केंद्रक है वो ऊपर वाली कोशिका में आ जाता है। अब मुक्त पट की सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूबल्स पुट्टिकाओं में रूपांतरित होकर संतति कोशिका के आधार पर एकत्रित हो जाती हैं तथा पट का निर्माण करती हैं। यह पट अब कोशिका की पार्श्व भित्तियों से संलयित हो जाता है। इस प्रकार संतति कोशिका मातृ कोशिका से पृथक हो जाती है। छल्ले के पास से फटी मातृ कोशिका की भित्ति का कुछ भाग संतति कोशिका के ऊपरी भाग में एक वलय के रूप में संलग्न रहता है। इसे शिखाग्र टोपी या एपिकल कैप कहते हैं तथा शिखाग्र टोपी युक्त कोशिका कैप कोशिका कहलाती है। फटी हुई भित्ति का शेष भाग संतति कोशिका के आधार पर संलग्न रहता है। कोशिका के प्रत्येक विभाजन से इसके शीर्ष पर एक शिखाग्र टोपी का निर्माण होता है। अतः किसी कोशिका में उपस्थित शिखाग्र टोपियां कोशिका में हुए विभाजनों की संख्या को दर्शाती हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कोशिकाओं के ऊपर जो कैप सेल्स हैं उनकी संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये कोशिका कितनी बार विभाजित हुई है। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप कि जो न्यूक्लियस था वो पार्श्व भित्ति से हटा और सेंटर में आ गया, फिर ऊपर की तरफ अग्रेसित होता है। इसी के साथ ही ऊपर कोशिका के ऊपर की सिरे पर दो हेमिसेलुलर छल्लों का निर्माण होता है जो 3 परतों से बने होते हैं, आउटर काइटिन, मध्य पेक्टिन और इनर सेलुलोज के। इसी के साथ ही जो इसका केंद्रक था वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है संतति केंद्रकों के अंदर। इसके साथ ही इसके बीच में माइक्रोट्यूबल से एक पट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये पट ऊपर की तरफ अग्रेसित होता है जिसमें आपका संतति केंद्रक आ जाता है। और इसके साथ में हम ये देखते हैं कि जो कोशिका की जो मध्य और बाह्य भित्ति फट जाती है और इसका छल्ले का अनुदिदीय दिशा में विस्तार होता है। और लास्ट में जब जो माइक्रोट्यूबल्स है वो पुट्टिकाओं के रूप में परिवर्तित होते हुए और जो सेप्टम का पूरा निर्माण करते हैं और इस पट के निर्माण से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। नीचे वाली कोशिका को हम मदर सेल कहते हैं और ऊपर वाली कोशिका को हम डॉटर सेल कहते हैं। इसके साथ ही हम ये देखें कि जो मध्य और बाह्य भित्ति जो फट के अलग हुई थी उस फटने के कारण आप देखें कि इस कोशिका के अग्र सिरे पर यहाँ पर पहले आप ये देखें कि एक ही आपको दिख रहा है कैप, अब इसमें आपको एक नया कैप नज़र आने लग गया है। तो यह नया कैप किससे बना है? इसकी बाह्य एवं मध्य जो भित्ति फटी थी पेक्टिन और काइटिन और पेक्टिन की, जिसके कारण इसके अंदर एक छल्ले का निर्माण हुआ। तो पहले एक छल्ला था, अब इसके अंदर 2 छल्ले का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई कोशिका कितनी बार विभाजित हुई है, तो ये उसके छल्ले गिनकर हम बता सकते हैं। तो ये कोशिका विभाजन की बात हुई कि ईडोगोनियम के अंदर कोशिका विभाजन कैसे होता है। जनन की बात करें, ईडोगोनियम में जनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। तीनों विधियां देखी गई हैं। कायिक जनन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये फिलामेंटा सेल की है तो कायिक जनन इसके अंदर देखा जाता है। कायिक जनन खंडन, फ्रेगमेंटेशन तथा निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है, कैनिट्स के द्वारा होता है। खंडन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन, ईडोगोनियम तंतु के छोटे छोटे खंडों में अन्य शैवाल तंतुओं की भांति पूरा तंतु बनाने की क्षमता होती है। तंतु का खंडन अंतर्वेशी कोशिकाओं के सूखने अथवा अंतर्वेशी कोशिकाओं का बीजाणुधानी स्पोरेंजियम में परिवर्तन के कारण होता है। तो दोनों ही चीज़ें देखी जा सकती हैं, इंटरकेलरी सेल्स के सूखने से या स्पोरेंजियम के अंदर परिवर्तन से। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक खंड की कोशिकाएं विभाजित होकर नए तंतु का निर्माण करती हैं। निश्चेष्ट बीजाणु या एकैनिड्स की बात करें, कभी कभी ईडोगोनियम के तंतुओं में कुछ लाल अथवा भूरे मोटी भित्ति वाले बीजाणु का निर्माण होता है। इन्हें निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। इनका निर्माण प्राय छोटी छोटी श्रृंखलाओं में होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर नया तंतु बनाते हैं। तो ये इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन सामान्यतः चल बीजाणु जूस्पोर द्वारा होता है। इसका निर्माण जल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है।
स्थापनांग तथा शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर तंतु की कोई भी शिखाग्र टोपी युक्त कोशिका चल बीजाणुधर्नी के रूप में कार्य कर सकती हैं। प्रत्येक बीजाणुधर्नी में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुधर्नी का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर गोलाकार अथवा अंडाकार हो जाता है। गोलाकार जीवद्रव्य के एक किनारे पर मसूराकार या लेंस शेप्ड हाइलाइन एरिया होता है। यह परिपक्व बीजाणु का अग्र छोर होता है, अग्रशिरा होता है। इस काचाभ क्षेत्र की परिधि पर आधार कणिकाएं या बेसल ग्रेन्यूल्स से ब्लेफरोप्लास्ट एक पंक्ति में इकट्ठे हो जाते हैं। ये कणिकाएं तंतु में सूत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक आधार कणिका से एक कशाभिका उत्पन्न होती है। इस प्रकार काचाभ क्षेत्र के आधार पर कशाभिकाओं का एक चक्र या वर्ल्ड पाया जाता है। बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुधारी शिखाग्र टोपी के क्षेत्र में अनुपस्थित रूप से टूट जाती हैं और चल बीजाणुधर्नी से बाहर निकल आता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चल बीजाणु के जीव द्रव्य द्वारा स्त्रवित श्लेष्मीय पदार्थ जल अवशोषित करता है और इससे उत्पन्न दाब के कारण बीजाणुधर्नी की भित्ति फट जाती है। तो सीधी बात है कि बीजाणुधर्नी के अंदर जो श्लेष्मीय पदार्थ हैं जिसकी जल अवशोषण करने की कैपेसिटी होती है और उसके अवशोषण के कारण उसके अंदर की तरफ दबाव उत्पन्न होता है और दबाव के कारण उसकी बीजाणुधर्नी की भित्ति फट जाती है। तो ये हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डायग्राम देख सकते हैं। ये इडोगोनियम का फिलामेंट है बीच के अंदर ई डायग्राम के अंदर, जिसमें आपको होल्ड फास्ट एपिकल सेल के साथ में सेल वॉल पायरिन और क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर बी में हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्पोरेंजियम का कार्य करने लग गई है एक कोशिका जो कैप वाली है और फिर इसमें जूस्पोर पूरा जो जीव द्रव्य है वो एक ही जूस्पोर या चल बीजाणु का निर्माण करता है और इसकी भित्ति फटने से ये बाहर आ जाता है। इसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं जो हमने बात की कि एक ऊपर इसमें काचाभ क्षेत्र है ऊपर वाला और इस काचाभ क्षेत्र की जो बाउंड्री है वहाँ पर ब्लेफरोप्लास्ट या आधारिक कणिका पाई जाती है जिससे कशाभिकाएं निकलती हैं। तो इस तरह से इसकी डायग्राम में हम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कशाभिकाएं दिखाई देती हैं। तो ये अलैंगिक जनन के द्वारा चल बीजाणु का निर्माण हो रहा है। बीजाणुधर्नी से विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु कुछ समय तक पतली श्लेष्मीय पुट्टी से घिरे रहते हैं। तो ये जो चल बीजाणुधर्नी से जब स्वतंत्र होते हैं, ये मुक्त होते हैं, तो इसके चारों तरफ वेसाइकल पुट्टी या वेसाइकल बनी रहती हैं जो तुरंत जल में विलीन हो जाती हैं तथा चल बीजाणु विमुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु एक गोलाकार अथवा नाक रूपी पियर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट युक्त हरे रंग का तथा एक केंद्र की संरचना आती है। इसके अग्र छोर पर स्थित काचाभ क्षेत्र के आधार पर कशाभिकाओं का एक चक्र होता है। चल बीजाणु का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु लगभग 1 घंटे तक गतिशील रहता है। तत्पश्चात यह अपने काचाभ अग्र छोर द्वारा किसी ठोस आधार से चिपक जाता है तथा इसकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं। अब बीजाणु की लंबाई में थोड़ी वृद्धि होती है तथा एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा आधारीय रंगहीन कोशिका तथा शिखाग्र हरी कोशिका में विभाजित हो जाता है। आधारीय रंगहीन कोशिका सरल अथवा शाखित स्थापनांग में रूपांतरित हो जाती है। इस कोशिका में विभाजन नहीं होते हैं। शिखाग्र हरी कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा नए तंतु का निर्माण करती हैं। तो ये अलैंगिक जनन है। इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें कि ये इस तरह की सेल थी और यहाँ पर इसके अंदर ये काचाभ क्षेत्र है और यहाँ पर इसमें कशाभिकाएं लगी हुई थी। तो ये किसी सबस्ट्रेट पे चिपक जाता है और फिर इसके अंदर आपके अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती है। एक आपकी कलरलेस सेल और एक कलर्ड ये ग्रीन सेल्स। कलरलेस या रंगहीन कोशिका स्थापनांग का निर्माण करती है जिसमें कोई विभाजन नहीं होते, लेकिन जो हरी कोशिका होती है उसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और तंतु की या हम कहें फिलामेंट की जो लेंथ है या लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु के द्वारा और चल बीजाणु का अंकुरण किस प्रकार से हो रहा है उसकी बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमने बात की इडोगोनियम की संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाले कायिक एवं अलैंगिक जनन की। जो नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि इडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीवन चक्र पाए जाते हैं, या हम कहें कि इडोगोनियम की
जो जाति हैं जिसमें हम मुख्यतः बात करेंगे पूं दीर्घी जाति और पूं वामनी जाति की।